लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसका थ्योरम और इसका न्यूमेरिकल दोनों 100% पूछता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को देखिए। आपका गॉस थ्योरम ना, अब जो आपका गॉस थ्योरम पढ़ना है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में आता है। किस में आता है? आपका जो गॉस थ्योरम पढ़ना है वह वॉल्यूम इंटीग्रल में आता है, वॉल्यूम इंटीग्रल्स में आता है। ओके, यानी हम लोग यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये गॉस थ्योरम को ही डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाता है। यानी अगर आपके एग्जाम में गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए बोला जाए या डाइवर्जेंस थ्योरम बोला जाए, दोनों सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन f taken around a closed surface S is equal to the integral of the divergence of vector f taken over the volume enclosed by the surface S। ये क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया S, क्या बोल रहा है? सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा किसका? वॉल्यूम का, तब जाके यह क्या कहलाता है? ग्रीन थ्योरम कहलाता है। मींस दैट कि वेक्टर क्या बोला? टेकन अब वेक्टर लेने के लिए हम लोग को बोला जा रहा था। देखिए यहाँ पे बोला था एस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ टेकन ओवर द वॉल्यूम। तो देखिए, तो यहाँ पे हम वेक्टर एफ और यहाँ पे हम ले लिए, कंसिडर कर लिए, और यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ वेक्टर एफ को। वेक्टर एफ यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लिए और यहाँ पे डॉट कर दिए एन से, एन कैप से, यानी ये भी वेक्टर ही होता है, इसको इस फॉर्म से। और सरफेस एरिया तो डी एस स्ट्रिप, छोटा सा स्ट्रिप्स हम एक बॉडी में से काट रहे हैं सरफेस एरिया के लिए। इसके इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वी। वी कहे तो वॉल्यूम को यहाँ पे डिनोट करेगा, और यहाँ पे एफ डॉट, सॉरी यहाँ पे डेल डॉट एफ और डी वी। ओके, देखिए यहाँ पे फिर से एक चीज आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम डी एस क्यों लिखे? डी एस इसीलिए लिखे क्योंकि ये सरफेस एरिया में हम लोग एक स्ट्रिप्स काट रहे हैं छोटा सा, जो डी एस एरिया का है। और यहाँ पे डी वी क्यों लिए? क्योंकि एक हम वॉल्यूम, लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों हम कंसिडर करके चल रहे हैं एक स्ट्रिप में, छोटा सा पार्ट में, इसीलिए इसको हम लिख दिए डीवी। अब एक बात बताइए, जब भी डेल के साथ कोई वेक्टर फंक्शन को डॉट प्रोडक्ट करते थे तो क्या होता था? डाइवर्जेंस होता था। तो क्या इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, देखिए एक तो आपका मेन जो आपका जर है, फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो ये याद रखना है। दूसरा, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, रेड आपको दिख नहीं रहा होगा, दूसरा हम लोग इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं इंटीग्रेशन एस और वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एन, और यहां पे आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी, और इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, और यहां पे आ जाएगा डीवी। राइट, यहां पे वेयर करके चाहते हैं लिखना तो लिख लीजिए, वेयर ds को हम क्या लिख सकते हैं? dx और dy। राइट, और यहां पे हम dv को लिख सकते हैं dx dy और dz, यानी तीनों डायरेक्शन है। वॉल्यूम कह रहा है तो तीनों डायरेक्शन की बात करेगा यहाँ पे। राइट, चलिए अब ना यहाँ पे हम यहाँ से इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट। ओके, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब हम यहाँ से प्रूफ की तरफ चलते हैं कि इसका प्रूफ क्या कहता है। राइट, देखिए f बराबर ना वेक्टर f बराबर, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर f बराबर f आई कैप प्लस f1
F2 जे कैप प्लस F3 यहाँ पे आ जाएगा के कैप, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब यहाँ पे आपके माइंड में ना आप एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा, क्यों? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यों लिख रहे हो, अभी तो गॉस थ्योरम प्रूफ भी नहीं किए, हम तो क्वेश्चन में लिखते हैं ऐसा। तो आपको हम बता दूं, ये हम स्टेटमेंट से उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? स्टेटमेंट से डायरेक्ट आपको यहाँ पे हम उठा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्या? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इसीलिए हम लिख रहे हैं। देखिए हमारा क्या कहता है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमारा कहता है इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप और डी एस, राइट, डी एस, और यहाँ पे इंटीग्रेशन वी, और यहाँ पे आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ डी वी, राइट, डी वी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना चलेगा डाइवर्जेंस का, तो हमको ना इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये लाना पड़ेगा, इसको लेके चलते हैं तो ये लाना पड़ेगा। तो हम लोग काम करते हैं एलएचएस को लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं, हम लोग ये वाली लेके आ जाएंगे। इसको डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें ना यहाँ पे जो वेक्टर एफ डॉट कैप एन जो लिखा देख रहे हैं ना, तो ये ना आपको डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। आपको जानकारी होना चाहिए, वेक्टर एफ डॉट यहाँ पे डी एस वेक्टर डायरेक्ट लिखा हो सकता है, तो ये आपका जानकारी में होना चाहिए। आप तो अलग चाहे तो नोट करें, कहीं पे आप लिख सकते हैं इसके इक्वल टू में। ये क्वेश्चन में ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, राइट। अब यहाँ से हम आरएचएस से चलना स्टार्ट करते हैं। किससे? आरएचएस हमसे हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। तो आरएचएस हमारा क्या है? इंटीग्रेशन वी, और डाइवर्जेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट वेक्टर एफ और यहाँ पे डी वी, और डी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी एक्स डी वाई और डी जेड, राइट, इतना लिख सकते हैं। चल अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन v कर देते हैं, और इसके बराबर आपका होता मालूम है आई कैप, या वेक्टर की फॉर्म में लेके चलिए या कैप की फॉर्म में लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल जेड, राइट, इतना हो जाएगा। डॉट यहाँ पे आपका एफ आई कैप हो जाएगा, जो हम लोग वेक्टर मान रखे थे, F1 प्लस जे कैप F2 प्लस के कैप F3, राइट। अब इसके साथ इसको आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, और यहाँ पे आपका dx dy और dz है, राइट। अब इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो आपको जो फाइनल जो रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे dv, और यहाँ पे आपका जो रिजल्टेंट मिलेगा आपका इस प्रकार से रिजल्टेंट मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा इसके साथ आई 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे डेल F1 बाई डेल एक्स प्लस डेल F2 बाई डी वाई प्लस डेल F3 बाई डेल जेड, ओके। ये आपको dx और dy और dz मिलेगा, राइट, इतना मिलेगा। अब यहाँ पे हमें काम करते हैं, यहाँ पे ना एक ये वाली पार्ट को लेके चलते हैं। किसका? इसको हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं फाइनली। तो अगर इसको आप लेके चलते हैं ना, तो यहाँ पे लिखे नाउ इवैल्यूएट क्या करना है? ट्रिपल इंटीग्रेशन, ओके, और डेल F3 वाई डेल जेड और dx dy और dz, राइट, इतना है। अब यहाँ पे हम ना लिमिट की बात करेंगे। अब जब इसका ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको मालूम है ट्रिपल इंटीग्रल हो या डबल इंटीग्रल हो, हमेशा क्लोज पाथ की बात करता है। तो यहाँ पे लिमिट कैसे लेंगे? तो एक आप फिगर जो बनाने जा रहे हैं ना, वो फिगर को आप अच्छे से समझिएगा, ओके। एक फिगर आपको, फिगर के थ्रू अभी आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो एक फिगर हम बनाने जा रहे हैं, तो फिगर ना हम लेटर सपोज एक ना सिलेंडर लेते हैं, उसमें से एक बॉल हम काटते हैं, ओके।
एक बॉल हम ले कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, राइट, और ये ओ है। अब इसमें ना हम एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं। ओके, इसमें हम एक सिलेंडर कंसिडर करके चल रहे हैं इस प्रकार से। ओके, एक सिलेंडर हमारा कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे हम, और यहाँ भी आपका राइट, और इसमें ना हम एक बॉल कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे हम? एक बॉल कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और एक बॉल कंसिडर कर रहे थे। ये फुल बॉल अगर बनाना चाहेंगे ना आप, हम हाफ बॉल की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका फुल बॉल होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करके चल रहे हैं, इसमें ना हम एक छोटा सा स्ट्रिप्स काट रहे हैं। इसमें क्या काट रहे हैं? यहाँ पे ना हम छोटा सा एक स्ट्रिप्स काट रहे हैं, ऐसा, राइट, एक छोटा सा स्ट्रिप्स काट रहे हैं। ऊपर में भी ना एक हम छोटा सा स्ट्रिप्स काट रहे हैं, ऐसा। ये दोनों को हम मिला देते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं। देखिए यहां से इसको अगर मिलाएंगे ना आप, इस प्रकार से है, और इसको आप मिलाएंगे ना यहाँ पे, यहाँ ऐसा है, और यहां से इसको आप मिलाएंगे ना ऐसा। अब इस सिलेंडर में से ना इस प्रकार से हम एक स्ट्रिप्स काट रहे हैं, इस प्रकार से एक हम स्ट्रिप्स काट रहे हैं। और इसमें जो एक फंक्शन है ना, नीचे का और ऊपर का बॉल का फंक्शन, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो हम आपको बोल रहे हैं, जो सरफेस रीजन है, इसका जो सरफेस रीजन हम यहाँ पे मान रहे हैं S2, और जेड की फॉर्म में जो होगा आपका फंक्शन, जेड की फॉर्म में जो आपका फंक्शन होगा इज इक्वल टू यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई होगा, राइट। अब नीचे का जो आपका यहाँ पे इसका जो सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, मान लीजिए S2, अब ये Z बराबर जो होगा यहाँ पे x कॉमा वाई, क्या x कॉमा वाई होगा। अब यहाँ पे इसका ये जो आप रीजन जो काट रहे हो ना, ये जो स्ट्रिप्स काटे हो, ये स्ट्रिप्स का जो वैल्यू आपका है वह DS1 है, राइट। और नीचे भी मान लीजिए कि यहाँ भी स्ट्रिप्स हम काट रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ भी एक स्ट्रिप्स ऐसा काट रहे हैं, राइट, एक स्ट्रिप्स हम ऐसा काट रहे हैं। ओके, सॉरी, एक हमारा ये मिस्टेक हो गया। तो मान लीजिए हम एक स्ट्रिप्स यहाँ भी क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, राइट, ऐसा काट रहे हैं। और इसका जो आपका सरफेस एरिया है स्ट्रिप्स का वह S2 है। क्या है? S2 है। अब ये बॉल हमें कंसिडर करके चल रहे हैं, तो ये बॉल का कंसिडर करके चले तो इसका जो लिमिट हो जाएगा, मान लीजिए नीचे का है रीजन जो S2 है सरफेस एरिया, और इसका जो यहाँ पे है यहाँ पे F1 और F2 हो जाएगा, सॉरी, या F1 है या F2 है। तो इसका जो फंक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। जब इसमें लिमिट की बात करेंगे ना, तो लिमिट की बात करेंगे तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा Z इज इक्वल टू F1 x कॉमा वाई, और ऊपर में हो जाएगा Z इज इक्वल टू F2 x कॉमा वाई, ये इसका लिमिट हो जाएगा, राइट। अब इसका लिमिट होगा, अब एक इंटीग्रेशन हम आपको पढ़ाए थे, 0a से b अगर हो, और आपका a से b हो, और df की फॉर्म में हो और dx की फॉर्म में हो, तो x की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते हुए x की फॉर्म में जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। प्रॉपर्टीज वाला अगर 12th वाला इंटीग्रेशन याद होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना होता है डायरेक्ट, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
डबल इंटीग्रेशन को अब हम रीजन में डाल देते हैं, वॉल्यूम हटा देते हैं, और यहाँ पे जो आपका रीजन जो यहाँ पे बनेगा वो F3 हमारा है, तो क्या बनेगा x कॉमा वाई कॉमा यहाँ पे F2 बनेगा, और माइनस F3 कॉमा x कॉमा वाई कॉमा यहाँ पे क्या बनेगा F1 बनेगा, राइट। F2 और F1 बनेगा, इतना बनेगा। अब ये इतना को ना, अब फिलहाल यहाँ पे अगर आपको इच्छा है तो इसको इक्वेशन यहाँ पे ना फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आपका इंटीग्रेशन मिला ना, इसको हम यहाँ पे दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अलग पार्ट में कंसिडर करके चलेंगे ना, तो मान लेते हैं यहाँ के जो इंटीग्रेशन R है, जो F3 की बात करेंगे यहाँ पे हम, और x कॉमा वाई, और F2 की बात करेंगे, तो F2 की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हमें मिस हो रहा है, एक चीज़ यहाँ पे हमें मिस हो रहा है, dx और dy, राइट। dx और dy रहेगा तो ये z वाला इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा dx और dy, राइट। अब इतना इज इक्वल टू, हम सरफेस एरिया S1 की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं यहाँ पे हम S1 की बात कर रहे हैं। ये हर दोनों जगह पे यार S2 ही हो गया है, एक हमारा नीचे का S1 होगा, राइट। यहाँ सरफेस एरिया S1 की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया S1 की बात करेंगे ना, तो डायरेक्ट इतना इज इक्वल टू F3 और यहाँ पे n कैप डॉट के लिख सकते हैं, n कैप डॉट के लिख सकते हैं आप। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको हम लिख देता हूँ, x कॉमा वाई कॉमा अगर f हो तो इसको डायरेक्ट आप n कैप डॉट के कैप लिख सकते हैं, यानी n वेक्टर डॉट के वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, तो इतना आप याद रखिएगा, जो आपको नोट में लिखाते चलते हैं नोट में लिखते चलिएगा, साइड में जो लिखाते हैं। आपको नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, अब देखिए इतना हो गया, ये S1 के लिए हो गया। उसी प्रकार से अगर S2 के लिए अगर बात करेंगे ना, उसी प्रकार से अगर आप इंटीग्रेशन S2 की बात करेंगे, F3 तो सेम ही है रहेगा, और यहाँ पे x कॉमा वाई, और यहाँ पे F1 की बात कर लेते हैं, dx और dy कर लेते हैं, राइट। अब देखिए ना, अब हम ना कंसिडर कर रहे हैं लोअर वाला पार्ट को लिए हैं, लोअर वाला पार्ट के लिए हैं। अब एक काम करते हैं, अब अगला जो लोकेशन कंसिडर करने वाले हैं, वो एक तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अगर वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं तो एक नीचे का लेंगे तो एक्स एक्सिस माइनस में होगा, ऊपर का लेंगे तो प्लस में होगा, यही तो होगा। तो इसको मान के चल रहे कि नेगेटिव में है, और इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन सरफेस S2 लिख देते हैं, और F3, और यहाँ पे n कैप डॉट के कैप, राइट, n कैप डॉट के कैप लिख देते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रिप्स था वह किसके लिए था, ये S2 के लिए था। ये यहाँ पे जो स्ट्रिप्स लिए हैं, यहाँ पे जो ds S2 के लिए हैं, और यहाँ जो आप स्ट्रिप्स कंसिडर कर रहे हैं वह S1 के लिए कर रहे हैं, राइट। इतना हो गया। अब ना ये दोनों को ना आप ऐड कर लीजिए, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, तो सोना कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ऐड करें, जो S1 के रीजन लाए थे और S2 वाला, दोनों अगर ऐड करते हैं ना, तो हमारा जो मिलेगा, देखिएगा, इंटीग्रेशन V वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या किसका बात हो रहा था, F3 की बात हो रहा था, यहाँ पे dz हो रहा क्या बात हो रहा था, dz और dx और dy और dz, राइट, इतना बात हो रहा था। अब देखिए इसमें ऐड करेंगे तो एक तो हमारा था यहाँ पे S1 और था F3 n कैप डॉट के कैप ds1, फिर एक माइनस है, ये दोनों वैल्यू जो आया था ना इक्वेशन, हम लोग फर्स्ट जो माने थे ना, उसमें पुट करते हैं, उसमें पुट करते हैं दोनों वैल्यू को। यहाँ पर लिखेंगे, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारा था उसमें पुट कर देते हैं। तो इधर इसमें तो कुछ पुट नहीं करना, v लिमिट लेना है तो लिमिट ले सकते हैं। यहाँ पे df3 था और dz था, dx और dy और dz था, इज इक्वल टू एक जगह पे जो वैल्यू था वो था, तो उसको पुट कर देते हैं। S1 था और यहाँ पे क्या था, F3 और n कैप प्लस डॉट के कैप
एस डी एस वन था, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू और एफ थ्री और यहाँ पे एन कैप डॉट के कैप डी एस टू, राइट, इतना है। अब दोनों को ना, अब देखिए हमको क्या टोटल, इसका टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकता हूं, एस एफ और यहाँ पे एन डॉट के कैप और डी एस, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम। ओके, एफ थ्री वाई डी जेड और डी एक्स डी वाई और डी जेड इज इक्वल टू, राइट, इतना हो गया। अब ना इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि हमको काम आने वाला है। इसको इक्वेशन रोमन अंक में, उसमें डिजिट माने थे, हम रोमन अंक में फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। चलिए, अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 3 वैल्यू था, हम डायरेक्ट लास्ट वाला वैल्यू हम इसको उठाए थे F3 वाला फॉर्म को। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें सभी के लिए सिमिलरली लिख के ना लिख सकते थे। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिमिलरली, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं सिमिलरली तो आपके यहाँ पे इंटीग्रेशन v, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे F2 के लिए लिख देते हैं, चलिए F2 dy हो जाएगा और dx dy और dz हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट इसके लिए लिखेंगे तो इंटीग्रेशन s, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, f आ जाएगा, और f आ जाएगा यहाँ पे n कैप और डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, j कैप आ जाएगा, और यहाँ पे ds आ जाएगा। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिएगा, राइट। चलिए, उसके बाद फिर हम अगेन फर्स्ट वाले फंक्शन की बात करते हैं, f1 के लिए, dx के लिए, तो dx और dy और dz, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन s, और यहाँ पे आ जाएगा आपका f और n कैप i कैप ds। इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं। अब ये तीनों इक्वेशन को यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं, तो ये फिगर को मिटा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद ना पुट करके हम कैलकुलेट कर देंगे, काफ़ी रिजल्टेंट तक हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इसका रिजल्टेंट तक पहुँच चुके हैं। तो ये इसके बाद ये वाली है, तो आपको घबराना नहीं है, इसका रिजल्टेंट तक हम पहुँच गए थे। अब यहाँ पे ना हम सभी को ऐड करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन क्या, फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट। ओके, चलिए, अब सभी इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसको और इसको और इसको सभी को ऐड करके अगर कॉमन ले लोगे आप, तो आपको जो यहाँ पे फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन v, और यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा डेल f1y डेल x प्लस डेल f2y डेल y प्लस डेल f3y डेल z, और यहाँ पे सभी में से क्या कॉमन होगा, dx dy dz, राइट। तो यहाँ पे लिख दीजिए dx dy और dz इज इक्वल टू, राइट। चलिए, अब ये सभी को यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा s रीजन के लिए f n कैप डॉट i कैप ds1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा या तो हम यहाँ सभी को पर्टिकुलरली, चलिए सभी को पर्टिकुलर हम लिख देते हैं, s f और n कैप डॉट j कैप ds प्लस इंटीग्रेशन s f और n कैप डॉट k कैप इसको पढ़ते हैं वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ds, राइट। इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब इतना को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इतना को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f। तो यहाँ पर लिखिए इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f और dv। इतना को, इतना बराबर v, क्या इतना बराबर हमारा आपका dv, आपको हम बताए थे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको नोट नहीं करना, आपको हम समझाने के लिख रहा हूँ। ये इतना बराबर आपका dv और इतना बराबर डाइवर्जेंस, क्योंकि वेक्टर फंक्शन तो मल्टीप्लाई किए थे। ओके, चलिए, इज इक्वल टू, अब एक बात बताइए हमें, सभी में से हमारा ए डबल इंटीग्रेशन कॉमन है, सरफेस एस का है तो सरफेस एरिया,
राइट, इतना हो गया। अब देखिए सभी में से इतना कॉमन है और सभी में से f कॉमन है, तो सभी के बराबर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं वेक्टर f डॉट n कैप और ds, इतना लिख सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे गॉस थ्योरम यानी मीन्स दैट कि डाइवर्जेंस थ्योरम आपका प्रूफ हुआ, यहाँ पे फाइनली डाइवर्जेंस थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप ये डाइवर्जेंस थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% ये थ्योरम को आने की पॉसिबिलिटी रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार से गॉस थ्योरम का क्वेश्चन बनता है। एक तो वेरीफाई करने के लिए रहेगा, दूसरा इवेल्युएट करने के लिए रहेगा, वो देखेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होगा वो देख लेंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।